डिजिटल पर आपका स्वागत है। आज स्वास्थ्य के हम उस मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसने बीते दिनों लोगों को काफी परेशान कर दिया। सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ अचानक स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसी दिक्कतें हुई जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं था, और उसके बाद जो सामने आया उसने लोगों को हैरान कर दिया। लगभग एक महीने से वो सरदर्द की समस्या से जूझ रहे थे, और फाइनली जब स्कैनिंग हुई, जब सीटी स्कैन हुआ, तब सामने ये आया कि उनके सिर में हो रही थी ब्लीडिंग, और उसके चलते काफी ज्यादा सूजन आ चुकी थी। यानी कि अगर कुछ वक्त और तक ये स्कैनिंग ना करवाई जाती तो चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। ये कई लोग करते हैं, स्कैनिंग करने में डिले करते हैं, या फिर उनको कई तरह की कंफ्यूजन होती है। इसकी बड़ी वजह क्या है और कब स्कैनिंग करनी चाहिए, कौन से टेस्ट हैं जो कर सकते हैं, न्यूरो डिसऑर्डर की बात आती है। तमाम इन समस्याओं पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ है पाथ लैब से डॉक्टर समीर भाटी, जिनकी एक्सपर्टीज है इस पूरे क्षेत्र में। डॉक्टर समीर भाटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर भाटी, हमने ये सदगुरु जग्गी वासुदेव का जो पूरा केस देखा है, इससे एक चीज तो सामने आती है कि क्योंकि वो इतने अवेयर हैं हर चीज को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने शरीर को लेकर के, उसके बावजूद एक महीने तक वो सिरदर्द समझकर उस चीज को टालते रहे। ये बहुत बड़ी खतरे की बात है, और आम लोग तो एक महीने के बाद भी नहीं समझते हैं कि भाई मेरे शरीर के अंदर ऐसा कोई बदलाव आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करना ये चाहेंगे कि जो सिम्टम्स शुरू होते हैं, ये जिसे लोग आमतौर पर सिर दर्द समझ के टाल देते हैं, वो कितने खतरनाक हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी रिसेंटली जैसा हम देख रहे हैं, स्ट्रोक की समस्या तो वैसे ही पहले से ही बढ़ी हुई है, पर आजकल यूथ में भी देख रहे हैं, कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं दिख रहा है। तो हार्ट अटैक के साथ साथ स्ट्रोक के केसेस भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो पर्टिकुलरली इसमें जैसे स्पेसिफिकली हम जो इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो चलिए एक तरह की इमरजेंसी में फिर ये कराना पड़ा है ना, बट सिम्टम्स पहले थे। स्ट्रोक में आमतौर पे इस न्यूरो प्रॉब्लम में ज्यादातर सिम्टम्स रहते हैं, लक्षण रहते हैं, पर लक्षणों को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। जैसे अभी इसमें जैसे डायग्नोज हुआ था, सदगुरु की बात करें कि इनको सब एरिकनॉइड हेमेटोमा, मतलब आपका ब्रेन और आपके स्कल के बीच में ब्लीडिंग। तो वो पहले थोड़ी ब्लीड, हल्की ब्लीड रही होगी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ी हुई होगी। तो उनको पहले हल्के हल्के ऐसे लक्षण रहे होंगे। तो हल्के लक्षणों की बात करें तो ज्यादातर जैसे हल्का सर दर्द है आपको, पर धीरे धीरे जैसे ब्लीडिंग बढ़ रही है तो लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से कई बार ये होता है कि आमतौर पे जैसे हमें थोड़ा सर दर्द हो रहा है, हल्के से चक्कर आ रहे हैं, और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ज्यादातर क्या होता है इसके अंदर कि जैसे आपका छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हुआ किसी भी चीज से, टू व्हीलर से हुआ, या कभी आप ऐसे स्लिप हो गए, आपको ऐसा इंजरी हुई कोई, और इंजरी होने के बाद आपको थोड़ा उस समय सर दर्द रहता है, बट आप इग्नोर करे जा रहे हैं किसी भी रीजन से कि अच्छा ये तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा ऐसा बाहरी चोट लगी है। तो एक तो वहां पर आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी अगर आपको हल्की इंजरी, कोई भी अगर सर पे कुछ भी इंजरी होती है, तो वहां पर जरूर डॉक्टर से संपर्क करके आप अपना स्कैन जरूर करा लें। क्योंकि कई बार ऐसी छोटी मोटी ब्लीड होती है जिसमें बहुत ज्यादा लक्षण तो नहीं आते, पर थोड़े टाइम के बाद जब ज्यादा ब्लीड हो जाती है तब हमें लक्षण आना शुरू होते हैं। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे। सेकंड, एक जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मिस होती है, कि देखिए एक तो आमतौर पे जैसा हम देखते हैं कि मेजर स्ट्रोक आया, मेजर लकवा आया, कि सिम्टम आए आपको पूरी तरह से, कि एक तरफ का आपका फेस ड्रॉप हुआ है, आपको डबल दिखाई दे रहा है, आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये तो चलो एक बड़ी तरह के लक्षण आ गए, तो एकदम हम इसमें हम अलर्ट होते हैं। पर कई बार छोटे मोटे लक्षण जहां पर चूक होती है, कि जैसे थोड़ा सा हाथ में नमनेस हुआ एकदम से, सुनना आपका हाथ कुछ टाइम तक रहा, फिर ठीक हो गया, ऐसी कई बार कई चीजें होती है, या एकदम सर दर्द चक्कर ऐसा आया और फिर ठीक हो गया। तो ऐसी कई चीजें होती है, उसको इग्नोर ना करें, वहां पर भी आपको स्कैन कराने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा एक चीज और है जहां हम सावधानी बरत सकते हैं कि स्ट्रोक आने के पीछे हमारे रिस्क फैक्टर क्या है। तो वहां पर जो जो हाई रिस्क में आते हैं उनको खासतौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए अगर आप डायबिटिक हैं, आपको ब्लड प्रेशर रहता है,
ब्लड प्रेशर इसका एक काफी बड़ा मेजर कारण है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। काफी लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर है पर वो ब्लड प्रेशर की रेगुलर दवाइयां नहीं लेते हैं, क्योंकि ये मेजर एक कारण बता रहा हूं मैं जो आपका स्ट्रोक का रहता है। इसके अलावा अगर आपका हम्म। वजन ज्यादा है, या जेनेटिक भी हो सकता है कि मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री में रही हो स्ट्रोक की प्रॉब्लम, तो भी आपका रिस्क फैक्टर रहता है। अगर आप स्मोक करते हैं, आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि कभी भी आपको ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको उसमें इग्नोर नहीं करना है, और अगर स्कैन की जरूरत पड़ती है तो स्कैन को टाइमली हम्म। कराना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, पहली बात। और दूसरा, इसमें एक गोल्डन पीरियड होता है कि उतने टाइम में अगर आप टाइमली पहुंचते हैं हॉस्पिटल में तो आपका हम्म। ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो जाता है और पूरी तरह से आप ठीक हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट कहा, टाइमली ट्रीटमेंट, टाइमली ये पहचानना कि शरीर के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए इन केसेस में स्कैनिंग जो है वो वही एक इकलौती ऐसी विंडो है जिससे ये क्लियर हो पाता है। अब डॉक्टर भाटी, प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों को स्कैनिंग से बहुत डर लगता है। प्रॉब्लम जब बहुत बढ़ जाती है, अक्सर हमने देखा है, तब जाकर के लोग स्कैनिंग के लिए जाते हैं। कई बार ये भी देखा है कि डॉक्टर के कहने के बावजूद भी लोग काफी हद तक डिले करने की कोशिश करते हैं। ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? स्कैनिंग क्या वाकई में आम लोगों के लिए एक हद तक नुकसानदेह है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? लोग इतना डरते क्यों है कि अगर हम सिटी स्कैन कराएंगे तो हमारे अंदर ये रेडिएशन हो जाएगा, जबकि इतनी बड़ी बीमारी उनके अंदर बढ़ती रहती है तो सिर्फ स्कैनिंग ही सामने ला सकती है। बिल्कुल, देखिए ज्यादातर अगर हम स्ट्रोक के केसेस की बात करें तो उसके लिए एमआरआई बेहतर है। और एमआरआई में कोई किसी तरह की रेडिएशन नहीं होती, मैग्नेटिक वेव्स होती है जो हमारे शरीर के लिए किसी भी तरह की हार्म नहीं है। तो पहले तो कोई डरने या घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की कोई इस तरह का कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है। वो एक सिंपल आपका एक एक्सरे की तरह का प्रोसेस है, बस मशीन दिखने में बड़ी होती है। बट हाँ, ये जरूर है खास तौर पे जैसा कि जो हाई रिस्क वाले हैं वो लोग अपना प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग पहले से कराते रहें, ताकि वो किसी भी तरह की अगर कोई ब्लॉकेज है या प्लाक है। क्या होता है, जैसे स्ट्रोक होता है ब्रेन में, तो स्ट्रोक हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है, हमारी नेक में जो कैरोटिड आर्टरीज होती है वो ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को। तो ब्लड सप्लाई अगर किसी भी कारण से अफेक्टेड होती है, इंटरप्ट होती है, तो स्ट्रोक होता है ना। और स्ट्रोक का सिम्टम अगर हम इग्नोर करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उतना हमारा ब्रेन में डैमेज होता है। तो ये ब्रेन के डैमेज को रोकने के लिए इमीडिएटली जरूरी होता है कि सिम्टम इग्नोर ना करें और आप पहुंचे इमरजेंसी कंडीशन में तुरंत ऐसी जगह पे जहाँ पे हम्म। स्कैनिंग की फैसिलिटी हो हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में आप पहुंचे। हाँ, बट साथ के साथ प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग की जैसा मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल हम्म। डिजीज काफी ज्यादा बढ़ गई है यूथ में। हम्म। तो आप कुछ कुछ जांचें, जैसे कि एक अल्ट्रासाउंड की मशीन से कैरोटिड डॉपलर कराया जाता है, जिससे आपका ये पता लग सकता है कि कहीं कोई प्लाक तो नहीं बन रहा आपका, या आपकी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। तो ये चीजें हम्म। अगर समय से पता लग जाती है तो उसको ठीक समय रहते हुए करेक्ट कर देते हैं। तो कैरोटिड डॉपलर भी ऐसा कोई कोई रेडिएशन नहीं होती, वो अल्ट्रासाउंड की मशीन से ही किया जाता है। और कुछ तरह हम्म। के टेस्ट जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रोल अगर आपका हम्म। बढ़ा हुआ है तो उससे आपके क्लोट बनते हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रोल आप अपना एक रेगुलर मॉनिटर कराएं, ब्लड शुगर अपना मॉनिटर कराएं, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं कुछ ब्लड में उनको मॉनिटर कराएं, ब्लड प्रेशर अपना रेगुलर चेकअप कराएं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे ताकि उनको आप करेक्ट कर सकें, और जो हम्म। स्ट्रोक होने के चांसेस हैं उसको कम से कम कर हम्म। सके, उसको मिनिमाइज कर सके। एग्जैक्टली। तो न्यूरो से जुड़े क्या यही सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जिसके बारे में आपने बताया डॉक्टर भाटी करवानी चाहिए? और दूसरा कि क्या ये साल में एक बार ये टेस्ट सबको करवा लेने चाहिए? हाँ, दो तरह से है। देखिए, एक तो जैसे हाई रिस्क में अगर आपके आ गए, आपका बहुत ही जैसा बात करें स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल तो आजकल सभी का है, आपकी नींद ठीक तरीके से नहीं हो रही है, और अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी है, तो आप हाई रिस्क में आ गए। तो फिर आपको जरूरी है कि एटलीस्ट आप अपना एक कैरोटिड डॉपलर, जैसा मैंने बताया कि जो ब्रेन को सप्लाई करते हैं आपकी कैरोटिड का, उसका एक स्क्रीनिंग करा लें।
अपने कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करें। पर एक हेल्दी पर्सन है, आपको कोई जैसे इस तरह की कोई सिम्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आजकल सजेस्ट करते हैं कि 20 साल की उम्र से एटलीस्ट ये जान ले आपको ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर वगैरह तो नहीं है, तो उसको आप मॉनिटर करें। हम्म। और अगर आपकी फैमिली में है, जैसे किसी को भी, आपके माता पिता या हम्म। किसी को भी स्ट्रोक रहा है, तो भी आप थोड़ा अर्ली एज पे अपनी स्क्रीनिंग कराते रहें। पर हाँ, लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। छोटी मोटी कोई हेड में इंजरी हुई है तो आप जरूर अपनी स्कैनिंग करा लें डॉक्टर से बात करके। तो ये चीजों को नहीं करना। और दूसरा, एक ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता है जिसमें कि थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसे लक्षण आए और फिर ठीक हो गए, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना। उसको हम मिनी स्ट्रोक कहते हैं, कि वो भी कई बार बाद में एक बड़ा स्ट्रोक आने का चांस बन जाता है। तो कई बार ऐसे भी कोई लक्षण आते हैं कि आपको लक्षण आए इस तरह की, एक तरफ कमजोरी महसूस हुई, ठीक हो गई, तो उसको इग्नोर ना करें। वहां पर भी एक बार आपको स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है और कराना चाहिए। हम्म। चलिए, लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी आपसे डॉक्टर भाटी, ये जो आपने प्रिवेंटिव टेस्ट बताए हैं, अगर कोई व्यक्ति ये टेस्ट करवाता है, रिपोर्ट्स उसकी पूरी तरह से सही आती हैं, जो मार्कर्स आपने बताए हैं वो भी सही आते हैं, तब से लेकर के कितना विंडो ये मान के चले कि ये समस्या जो है फिलहाल नहीं हो सकती है, या फिर फिलहाल वो पूरी तरह से स्वस्थ है, यानी कि इन टेस्ट को जो रिपीट कराने की आप बात करते हैं या सुझाव देते हैं किसी स्वस्थ आदमी को, वो क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आपके टेस्ट ठीक आते हैं, आपको शुगर भी नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आ रहा है, तो फिर इतना फ्रीक्वेंटली आपको कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर उनमें से कोई भी चीज आपका, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर आप उसको करेक्ट करा रहे हैं। पर हाँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों है, तो फिर आपको थोड़ा और फ्रीक्वेंटली कराने की जरूरत पड़ सकती है। पर वो आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो आपको बताते रहेंगे कितने इंटरवल में। पर ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर करे जा रहे हैं। पर मेजर रिस्क फैक्टर जैसा हमने बताया कि आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, तो ये काफी बड़ा चांस बन जाता है। तो फिर आप किसी भी तरह के लक्षण को, और आमतौर पे जैसे ये हेडेक रहता है और हेडेक को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो वो भी, हम्म। ऐसे किसी भी तरह के लक्षण को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। और किसी भी तरह के स्कैन से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई इसमें किसी भी तरह का हार्म, इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं होता। अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं तो आपको समय पर उसको कराना है, ताकि टाइमली किसी भी चीज को समय रहते हुए डिटेक्ट कर लेंगे, तो आपका वो जो गोल्डन पीरियड है उसमें आप कभी भी इमरजेंसी में नहीं जाएंगे, और उसको समय रहते हुए उसको करेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह की, जैसे हम बात करते हैं कि कोई अगर स्ट्रोक वाली इंसिडेंट को हम कई बार डिले करते हैं, तो पैरालिसिस और इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जो कि फिर लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है। वन मोर क्वेश्चन टू यू डॉक्टर भाटी, कि एमआरआई और सीटी स्कैन, अगर अगर किसी को ये शक होता है कि कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ में, तो एमआरआई या फिर सीटी स्कैन क्या ज्यादा बेहतर है? क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि शायद सीटी स्कैन ज्यादा बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं एमआरआई। तो इन दोनों में फर्क क्या है, अगर आपको अपने ब्रेन की सेहत का पता करना है, और किस किस कंडीशन में इन दोनों को सुझाया जाता है? बिल्कुल, देखिए बेहतर एमआरआई रहेगा। एमआरआई में और आपको बहुत ही बारीकी से डिटेल में पता लग जाता है। और एमआरआई का, जैसे मैंने बताया आपको, किसी तरह की उसमें रेडिएशन भी नहीं होती है। सीटी स्कैन कई बार इंजरी वगैरह होती है उस केस के अंदर कराते हैं, बट अदरवाइज वैसे एमआरआई के अंदर बहुत बारीकी से चीजों का पता लग जाता है। और उसमें एमआरआई होने के साथ साथ एमआरआई एंजियोग्राफी भी हो जाती है, ब्रेन की वेसल्स का भी डिटेल में पता लग जाता है। तो कहीं बेहतर स्टडी आपकी एमआरआई ही रहेगी। तो आपको किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन के कोई भी अगर आपको सिम्टम होते हैं, तो उसमें बेहतर एमआरआई स्टडी रहती नहीं, तो चलिए, आपने कम से कम तमाम डाउट क्लियर कर दिए हैं डॉक्टर भाटी। इस समस्या से जुड़े तमाम चीजें जो है लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसे में आपने ये स्पष्ट कर दिया है। और ये भी सबसे पहले कि जो इमेजिंग है, जो स्कैनिंग है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर वक्त रहते लोग इसकी तरफ जाते हैं तो बहुत बड़े नुकसान से वो बच सकते हैं। एक आखिरी सवाल जो लोगों के मन में है डॉक्टर भाटी, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि छोटे बच्चों की स्कैनिंग को लेकर के जो है डरते हैं अक्सर पेरेंट्स, हमने देखा है। छोटी मोटी चोट बच्चों को अगर लग जाती है, डॉक्टर सजेस्ट करते भी हैं। तो क्या बच्चों की स्कैनिंग भी की जा सकती है? उसमें किसी तरह का कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है?
नहीं, बच्चों की भी देखिए, अगर लग रहा है ऐसी इमरजेंसी या कोई इंजरी की बात है या कोई ऐसा सीजर आ रहा है, कोई फिट आ रहा है, तो उस केस में तो बिना देखिए स्कैन कराए हुए उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। और ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बाद उसका कितना इफेक्टिव रहा है उसके बाद भी फॉलोअप में, पर बच्चों के भी स्कैन होते हैं और कराए जा सकते हैं। तो देखिए, स्कैन अगर कोई भी बच्चे का डॉक्टर लिख रहा है तो उनको पता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो कराते हैं। बट बच्चों का हम्म भी निश्चित तौर पे उसमें भी अगर लिखते हैं तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना, ताकि समय रहते हुए आप हम्म किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकें और उसको ठीक तरीके से हम्म टाइमली ट्रीट कर सकें। एग्जैक्टली, एंड दिस इज आई थिंक ओनली वे आउट, अगर आप चाहते हैं कि जो प्रिसाइज ट्रीटमेंट है वो वक्त पर शुरू हो, क्योंकि जो अंदर की जानकारी है, अंदर की जो तस्वीर है, वो तो आपको जाहिर तौर पर स्कैनिंग या इमेजिंग से ही पता चल सकती है। डॉक्टर समीर भाटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वक्त को देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।